नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। हमारे साथ हैं स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आप सभी का। और प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर वोटिंग जारी है और ये वो सीट है जो बड़ी खबरों में रही थी पूरे बंगाल के इलेक्शन के दौरान। दोपहर 12 बजे तक 50% वोटिंग हो चुकी है। 12 बजे तक ही 50% वोटिंग हो गई है। वैसे तो पूरे पश्चिम बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड जब 93% बन गया तो फिर यहाँ क्यों ना होगा, तो यहाँ भी उसी तर्ज पर जाती हुई दिखाई दे रही है मतगणना। आज यहाँ के सारे 285 पोलिंग बूथ्स पर वोट डाले जा रहे हैं। हर बूथ पर सुरक्षा डबल कर दी गई है। पहले जहां हर बूथ पर 4 जवान तैनात होते थे, आज 8 जवानों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, क्योंकि यहां पर रीपोलिंग कराई जा रही है। क्योंकि वोटर्स ने ये शिकायत की थी कि उनको डराया धमकाया मारा पीटा गया कि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया या बीजेपी को वोट दे दिया। और जो उस वक्त कैंडिडेट था जहांगीर खान टीएमसी का, उसने प्रचार से एक दिन पहले उसने अपना चुनाव से उसने अपना नाम वापस ले लिया, उम्मीदवारी वापस ले ली। हालांकि ईवीएम में उसका नाम और सिंबल मौजूद है, लेकिन टीएमसी मैदान से गायब है, पूरी तरीके से गायब है। उसके दफ्तर तक में ताला लगा हुआ है। फाल्ता में बीजेपी को पहली बार जीत की उम्मीद है और इस परिणाम के बाद होनी भी चाहिए। इस सीट पर टीएमसी 3 बार जीत चुकी है और खुद को फाल्ता का पुष्पा कहने वाला टीएमसी का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गया है। जहांगीर खान मिल नहीं रहा, बात करने के लिए भी नहीं मिल रहा है वो रिपोर्टर्स को, वो अंडरग्राउंड हो गया है। फाल्ता में वोटिंग के बीच अब आपको मैं आज एक बयान दिखाऊंगा जो आपको इस पूरे चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का अहंकार, खास तौर पर डायमंड हार्बर जहां से सांसद हैं अभिषेक बनर्जी और उसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सीट भी आती है। जो उन्होंने कहा था कि मेरा डायमंड हार्बर मॉडल तोड़ने के लिए 10 जन अभी भाजपा को लेने पड़ेंगे, उनका एक बयान, एक वीडियो जो 29 अप्रैल से पहले का है, जब वो यहीं पर प्रचार कर रहे थे, इस फाल्ता सीट पर प्रचार कर रहे थे, वो वीडियो हमको मिला। तो वो आपको वो अब देखना जरूर चाहिए, क्योंकि अब नतीजे आ चुके हैं। जैसी हार हुई है तृणमूल कांग्रेस की, उसमें उस चुनाव के बीच में तृणमूल कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, अहंकार जैसा मैंने कहा, वो किस सीमा तक था वो आपको पता चलेगा इस बयान में। आमतौर पर बड़े बड़े बोलते हैं नेता किसी भी चुनाव में जाकर के, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक लेवल अप था। अभिषेक बनर्जी जो यहां कह रहे थे, बंगाली का छोटा सा बयान है, 4 मई के नतीजों को लेकर वो दावा कर रहे थे। उन्होंने जहांगीर खान का नाम लिया क्योंकि इसलिए ये बयान इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जहांगीर ने मुझे कहा, दादा आपने बहुत कुछ दिया है यहां के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अब एक काम कीजिए, 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो बहुत सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम बनवा दीजिए, एक बिजली से चलने वाला शवदाह गृह बनवा दीजिए, क्योंकि 4 मई को बहुत सारे लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत होगी, तो उनके अंतिम संस्कार का सही इंतजाम होना चाहिए। यह प्रचार में कहा गया है, चुनाव के कैंपेन में कहा गया है, अभिषेक बनर्जी ने कहा है। आप सुनिए। যারা আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে না, এই ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির প্রার্থী আর এখানকার বিজেপির প্রার্থী ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারে মাছের বাজারে বসিয়ে মাছ কাটাবো, মাছ বিক্রি করাবো। এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের শর্টকাটটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত। করে দেবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, লড়াই করে যত দ্রুত সম্ভব বৈদ্যুতিক চুল্লি হবে এখানে। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए यहां पर बिजली वाला शवदाह बनवाने की तैयारी में थे अभिषेक बनर्जी, और नतीजों में क्या हुआ वो आपने देखा। त्रिपाठी जी, वहीं वोटिंग चल रही है अभी। देखिए सौरभ जी, हम लोग तो बहुत मतलब इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, देश भर में चर्चा होती रही और कुछ भी छूटा नहीं। हम लोगों ने सोचा कि सब पकड़ लिया हम लोगों ने, कुछ भी बंगाल का छूटा नहीं, जितने गंदगी, जितना नीचे गिरना, जिस भी तरह की चीज़ें सब पकड़ लिया। लेकिन आज जो कहानी कुर्सी की में आज आपने इस बयान से शुरू किया है, तो हमको लग रहा है बंगाल कहाँ चला गया था, इसका मतलब इसको कहते हैं ना कि वो रत्ती भर भी, तोला माशा भी दिल्ली के लोगों को पता नहीं, अनुमान ही नहीं है। और जरा सोचिए कि एक पार्टी जो 15 वर्षों से सत्ता में है, उसका महासचिव कह रहा है कि यहां इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बनाएंगे, विद्युत शवदाह गृह बनाएंगे, क्योंकि लोग तो परिणाम से हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। लोकतंत्र की यह भाषा हो सकती है? ये बंगाल है, ये तो विशुद्ध रूप से बांग्लादेश की भाषा है।
और अभी जो बांग्लादेश में आपने सुनी, ठीक इसी तरह की भाषा थी, जो अपने मन का नहीं, उसको मार दो, उसको हत्या कर दो, उसको गणासे से काट दो, उसको रस्सी से लटका दो, उसके घर से उठा लाओ, ठीक वही भाषा है। ये पश्चिम बंगाल की भाषा नहीं है, ये उस बांग्ला संस्कृति की भाषा नहीं जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, उनकी भाषा ये है ही नहीं। ये बांग्लादेश की भाषा है, ये उन अत्याचारियों, क्रूर शासकों की भाषा है जो इस देश में आए और सब लूट कर लेकर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये तो हमारा अपना व्यक्ति है, ये तो हमारे अपने लोकतंत्र में इतने लंबे समय से सांसद हैं, उनका ये बयान है। और मैं तो बस एक ही लाइन पे कहूंगा, इनको तो विद्युत शवदाह गृह बनाने की जरूरत पड़ रही थी। जनता को किसी का राजनीतिक अंतिम संस्कार करने के लिए किसी शवदाह गृह की, किसी लकड़ी की, किसी ताबूत की, किसी विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता नहीं होती। वो ऐसे ही करती है। फालता में आज दिख रहा है। बिल्कुल। और अब ये लाइनें देखिए आप, जो वोटिंग के लिए दिखाई दे रही हैं, 12 बजे तक 50% वोट पड़ चुका है, गिर चुका है। वहां आपको लोगों में जो है वोट डालने के लिए उत्साह जो है ऐसा नजर आ रहा है। और इन्हीं लोगों ने कैमरे पर आकर के कहा, हमारे कैमरे पर भी आकर के कहा कि किस तरीके से टीएमसी के लोग जो हैं हमको अत्याचार कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, मारपीट हो रही है हमारे साथ। अब 4 मई के बाद सब कुछ बदल गया है। अब मैं आपको इसी बदलाव के 2-4 और उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि बंगाल से आज कुछ और खबरें भी हैं। बंगाल में जो बदलाव की आंधी चली और बीजेपी सरकार को भी शपथ लिए 2 हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे बड़े फैसले हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें उन्होंने एक तो बंगाल में सीएए लागू कर दिया है, ये एक बड़ी खबर है। अवैध घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने एक बड़ा फैसला किया जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने अब यह फैसला किया है कि पुलिस जिन भी घुसपैठियों को पकड़ेगी वो सीधे बीएसएफ को सौंप दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये करने की, ये अमित शाह जी ने ये दिया हुआ था, ये मंत्र, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट घुसपैठियों को। अब ये लागू हो जाएगी। इसके तहत पुलिस जिनको भी पकड़ेगी उनको सीधे बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर बीएसएफ वहां बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड से बात करके जैसे भी करना है वो करेगी, जैसे वो आमतौर पर घुसपैठियों के साथ करते हैं। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंस लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन्स नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन भी बीएसएफ को सौंप दी है। इसकी सेरेमनी कल पूरी हुई है। ये 12 सालों से काम रुका हुआ था। सरकार बनने के 12 दिन के अंदर ही शुभेंदु अधिकारी ने इसको लागू कर दिया है। मतलब एक तरफ अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर फेंस लगेगी, दूसरी तरफ सीएए लागू हो जाएगा, घुसपैठिए पकड़े जाएंगे तो बीएसएफ के हवाले कर दिए जाएंगे। और सीएए इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट में जो सीएए में छूट मिली हुई है जिन लोगों को, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों से आए हुए गैर मुस्लिम नागरिक जो भी हैं, उन जिनको शरणार्थी कहा जाता है, फर्क किया जाएगा शरणार्थी में और घुसपैठिए में, उनको इसके तहत छूट मिल जाएगी। मतलब सिंपल, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठियों को पकड़कर सीधे हैंडओवर कर दिया जाएगा बीएसएफ को। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कल जब वो लैंड हैंडओवर की सेरेमनी हो रही थी बीएसएफ के साथ, उस मौके पर बहुत कुछ बोला, देखते हैं। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএ তে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন্ট করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। अब इसमें आपको मैं बीएसएफ की बात भी सुनवाता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर की फेंस के लिए जमीन का आवंटन किया, बीएसएफ ने भी वहां काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा के पूर्व पाड़ा इलाके में बॉर्डर का सर्वे किया जा रहा है ताकि वहां पर फेंसिंग की जा सके।
और इस इलाके में फेंस नहीं थी और यहां से भी घुसपैठ होती थी। बीएसएफ बता रही है इस बारे में। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए ज़मीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चक्राबंदा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? ये काफ़ी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा। अब सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है मतलब काम हो सकता है वो जब पिलर लगने शुरू हो गए हैं तो। और वो बीएसएफ के अधिकारी बता रहे हैं 5 साल से काम रुका हुआ है। क्या वजह हो सकती है कि 5 साल से आपने बीएसएफ को जमीन ना दी हो? कोई भी कारण हो, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है सर। और घुसपैठियों की पकड़ पर सीए लागू हो जाएगा तो किसको उसमें राहत मिलेगी? सारी बातें आ गई। सारी बातें उसमें आ गई, लेकिन मैं पहले एक लाइन उस पर बोलना चाहता हूँ। फाल्ता वाले पे जो अभिषेक जी ने बोला है, भाषण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण किया आपने। बहुत अच्छा काम किया कि उसको भले लेट हुआ लेकिन आज दिखाया। और हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ना कि वो उसकी भाषा पर बात कर रहे हैं कि ऐसी भाषा नहीं है, वो भाषा का मसला नहीं है, वो सीधा सीधा कम्युनल स्पीच है। आप उसको शब्दों को देखिए, वो क्या बोल रहे हैं और उसका क्या मायने है। मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। फाल्ता में बोल रहे हैं जागीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन बना देंगे जिनको हार्ट अटैक आएगा। तो ये कम्युनल स्पीच है। इसका मायने आप समझते हैं कि क्या कह रहे हैं? समझ रहा हूं। जहांगीर खान ये कह रहा है कि यहाँ पर तो शवदाग्रह बनवा, हाँ, तो ये शवदाग्रह बनवा देंगे। तो ये कम्युनल स्पीच के तौर पर, ये मतलब कोई ऐसा धमकी के तौर पर मैं इसको नहीं देख रहा, धमकी से ज्यादा बड़ा देख रहा हूँ। भाजपा वाले हिंदुओं के लिए जरूरत पड़ेगी, ये है सीधा सीधा से। मतलब मैं उसको नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब ये उस तरह का स्पीच है। ये केवल भाषा में खराब बोल दिया है, उस तरह से उसको नहीं देख रहा। तो पहली बात वो कर जाता। कहीं होती है ऐसी कभी भाषण, मतलब नेता लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बाद में माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा किया कि आपने जो लेट भी बताया, तो ये बात हुई। यदि इलेक्शन कमीशन कहीं होगा तो वो भी इस पर देखेगा। दूसरी बात, ये जो किया है वो अच्छा काम किया, जिसके लिए हम लोग पहले भी चर्चा करते रहते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री को, और मुझे तो हो सकता है कोई टेक्निकल कारण रहे होंगे, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला, उसमें तो सरकार जो है, केंद्र सरकार खुद भी उस पर वो कर सकती है, कब्जा भी कर सकती है। यदि कोई नहीं दे रहा हो, सरकार जमीन नहीं दे रही हो, लेकिन वो काम हुआ है, तो ये सबसे बड़ा काम होगा जो शुभेंदु अधिकारी करना चाहते हैं। घुसपैठ पर बॉर्डर फेंसिंग का काम, ये मुझे कम समझ में आई। ये बात जो आपने शुभेंदु जी कह रहे हैं डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाला, कि क्योंकि ये भाषण, मतलब ये इंटरव्यू दिया था हेमंता जी ने कि पुशबैक करते हैं हम, मतलब जो घुसपैठी है उनको पुशबैक कर देंगे, बीएसएफ को सौंप देंगे, पुशबैक कर देंगे उनको। ठीक है, उस पर बांग्लादेश हाई कमीशन ने और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बड़ी गंभीर आपत्ति जताई थी कि घुसपैठियों को ऐसे भेजा नहीं जा सकता। जो टेक्निकल मामला होता है कि भाई वो विदेश मंत्रालय, वहाँ के विदेश मंत्रालय से बात करेगा, फिर उनकी एक्सेप्टेंस होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो एक मसला है। यदि ये पॉलिटिकल तरीके से भाषण है तो ठीक है, और मुझे नहीं पता कि क्या इस तरह के पुशबैक स्कीम से घुसपैठियों को भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता। ये तो सर आदेश हो गया ना कि पुलिस पकड़ के बीएसएफ को दे देगी। आदेश थोड़ी काम चलता है, आदेश तो आपके घर में चलेगा ना। नहीं, मतलब शुभेंदु जी आदेश कर दें। मैं आपकी बात में समझ गया, लेकिन इनका काम कितना है? इनका काम तो इतना ही है ना कि मुझे ये इलीगल मिला और मैं इसको पकड़ के बीएसएफ उसका जो करे। ये कह रहे हैं मैं पकड़ के बीएसएफ को दे दूंगा। बीएसएफ को नहीं दे सकते ना, बीएसएफ कौन है? दिया ही जा रहा है ना, आपने असम का उदाहरण खुद दिया। हाँ, तो वो गलत है ना, मैं उसी को तो कह रहा हूँ कि वो गलत है। उस पर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि वो फेंसिंग वाले काम पर सरकार ज्यादा जल्दी करे और उस काम को करे, और घुसपैठियों पर भी सरकार को एक बड़ी नीति के तौर पर भी बांग्लादेश सरकार से बात करनी हो, या जो भी काम करना है, ये केंद्र सरकार का मसला है। पुशबैक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पुशबैक वाली खबर आज नहीं, पहले की खबर है। ममता जी ने कहा असम में मैं ऐसा करता हूं, इसका मतलब इसमें सेंटर इन्वॉल्व होगा। बीएसएफ ऐसे तो नहीं करेगा अपने आप कभी, बीएसएफ तो राज्य सरकार के अधीन नहीं आती। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, लेकिन वो इलीगल तरीके, और उससे आपने नंबर ऑफ जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो बहुत कम होंगे। पुशबैक को क्या होता है, 10 लोगों को भेज दिया, 25 लोगों को भेज दिया। इनका वादा था कि हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे, वो एक मैसेज के लिए ठीक है। इन्होंने वो मैसेज दे दिया कि साहब मेरी पुलिस अब घुसपैठियों को पकड़ेगी, और उसमें जितने हिंदू शरणार्थी होंगे उनको सीए के अंदर छूट भी दे देंगे हम। असल मसला वही मैसेजिंग वाला, और दूसरा ये क्या
हम जिस एजेंडे पर जिस बात को कहकर सरकार में आए थे वो करते दिख रहे हैं। तो फ्रॉम द डे वन वी आर ऑन इट, ये एक लाइन की बात है। मतलब वो हम तो वही मैं कह रहा जो हूं, आप कह रहे हैं वो तो VAG फिर कह रहे हो, आगे आएगा, वो फिर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी, थीम लाइन वही है जो अभी आपने कहा और हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे। दो तीन चीजें, एक तो फाल्ता के बारे में, जहांगीर खान के बारे में। अभिषेक बनर्जी का जो बयान है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का सबसे विकृत उदाहरण अगर कोई हो सकता है वोट राजनीति के लिए या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये वो उदाहरण है। आप भी मानते हैं ध्रुवीकरण का बयान है? निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं दिया गया, अच्छे मंशा के साथ नहीं दिया गया, और चुनाव आयोग ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। ये बयान आज का नहीं है, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान का। जी बिल्कुल, ये आश्चर्य की बात है। तीसरी बात, जिस पार्टी ने 15 साल तक राज किया और जिस उम्मीदवार का जिक्र अभिषेक बनर्जी अपने अभी भाषण में कर रहे थे, वो इस तरह से मैदान छोड़ के भाग जाएगा, इस तरह का उदाहरण भी भारतीय राजनीति में मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्य दल का, सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार इस तरह से मैदान छोड़ के भाग जाए। उसको भी टीएमसी ने इशू बनाया कि क्या क्या दबाव डाला गया जहांगीर खान पे, कैसे डराया गया कि वो पीछे हट गया, उसने हमको नहीं बताया। नहीं, अभी तक तो जहांगीर खान कैसे डराते थे उसके उदाहरण हमारे सामने आ रहे। जहांगीर खान को कैसे डराया गया वो तो जहांगीर खान बताए या टीएमसी बताए। तीसरी बात जो हो रही थी, अभी सरकार के जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा, घुसपैठ पे कहा या फेंसिंग पे कहा, फेंसिंग पे हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। देखिए, बीजेपी ने जो चुनाव में कहा था उस पर अमल करने का संदेश दिया है। पहली बात जो हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी, चुनाव के दौरान भी की थी, कि सबसे बड़ा है वहाँ फियर फैक्टर। उसको बीजेपी चुनाव लड़ते हुए ख़त्म करने में कामयाब रही। उसी के चलते ये नतीजा आया कि एक तरफा चुनावी नतीजे हैं, 207 बीजेपी और 15 साल तक राज करने वाली टीएमसी 80 पर। दो वायदे थे, उनमें से एक वायदा घुसपैठ का मुद्दा हमेशा रहता है बीजेपी का, और हम लोगों ने कई बार चर्चा की, अपोजिशन के लोग भी सवाल उठाते हैं कि आपने डिपोर्ट कितनों को किया। जी, तो अब डिटेक्शन, डिलीट और डिपोर्ट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो हमने कहा था वो हम करना चाह रहे हैं। उसके बहुत सारे टेक्निकल रीजन से विजय जी ने बहुत स्पष्टता से बता दिया कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना मंच से कह देंगे और हो जाएगा। उसमें दोनों देशों की अपनी भूमिका रहती है। हमने देखा कि अमेरिका से हमारे जो घुसपैठिए वापस भेजे गए ना, और भी कई देशों से आए। अभी आंकड़ा आया है कि कितने देशों से भारतीयों को वापस भेजा गया, तो उसमें दोनों देशों की भूमिका रहेगी। तीसरी बात ये है कि ये भी बीजेपी का वही है कि जो हमने कहा था हम वो कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। ठीक सर, तो कुल मिलाकर के मैसेजिंग की बात है, और मैसेजिंग पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होती है। अब एक दो बातें और जो बंगाल में चल रही है, राजकुमार जी की भी ये अकेला ऐसा मामला है जहां पर चुनाव में इस तरह से वो गायब हो गए जहांगीर खान साहब, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले चुनाव के बाद गायब हो गए नेता गायब हो जाते हैं चुनाव के बाद। हाँ। नाम को लेना चाहेंगे आप? जानते हैं सब लोग, तो गायब हो गए। मैं तो इसलिए मैंने कहा याद दिलाऊं, कुछ चुनाव से पहले होते हैं, कुछ चुनाव के बाद भी गायब हो अच्छा, चलें। शुभेंदु अधिकारी ने इसके अलावा सड़क पर नमाज पढ़ने और इसके बकरीद पर गाय की कुर्बानी देने पर भी पाबंदी लगाई है। इसको लेकर के बड़ा रिएक्शन आ रहा है। आपको बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर याद होंगे। हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी को लेकर शुभेंदु अधिकारी को खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूर होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर बकरीद पर नमाज पढ़ने के लिए मैदान का इंतजाम नहीं हुआ तो नमाज भी सड़क पर ही पढ़ी ही जाएगी। ये वो शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आग से मत खेलो, मुसलमान बकरीद की कुर्बानी को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। बीजेपी सरकार को नई चेतावनी दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी, उनका कोई ये मुसलमान समाज समझौता नहीं करेगा। अब मदरसों को लेकर के भी एक ऑर्डर निकाला है शुभेंदु अधिकारी ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में
पहली क्लास से वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु सरकार का यह आदेश सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर बराबर लागू किया जाएगा। इन मदरसों में वंदे मातरम डेली प्रार्थना का अनिवार्य हिस्सा होगा और मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। शुभेंदु सरकार के इस आदेश का हिंदू संगठन समर्थन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज की तरफ से इस पर भी ऐतराज किया जा रहा है। ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে। ये तो सलीके की बात कर रहे हैं कि गाय की कुर्बानी मत देना, और वो क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर? सौरभ जी, ये बताइए, अगर अभी भी ये मुसलमान कह रहा है कि गाय की कुर्बानी मत देना, या उसका कोई नेता या व्यक्ति हम कह रहे हैं देंगे, ये वाला तो बहुत खतरनाक है। ये तो ठीक है, इस पे तो कार्रवाई, इस बार नहीं देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे बात करनी चाहिए ना। और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का फ्रॉड सेकुलर मॉडल है ही यही कि हिंदुओं को आप अपमानित कीजिए, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कीजिए, हिंदू मतलब मजाक का विषय, और मुसलमान कुछ भी कर रहा है तो आप उसको इस तरह से करते हैं। आप जरा सोचिए, गाय जिस देश में मां समान मानी जाती है, हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, घर में एक गाय है तो बच्चा पल जाएगा, पूरी की पूरी हमारी जो एग्री इकोनॉमी है वो उसके साथ चलती है, और वहां पर कोई एक मतलब कैसे कोई कर सकता है? और उसके बाद कोई आ जाएगा, कोई कुछ कहेगा कि नहीं ये तो ऐसा है, भाजपा तो ये करती है, भाजपा तो कम्युनल राजनीति करती है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें सामने आए तो जरा समाज के लोगों को बैठकर यह भी सोचना चाहिए, और जो मुसलमान हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या सचमुच जब वो अकेले में बैठते हैं तो उनके बीच में अरे ठीक है ये हो गया, अरे कोई बात नहीं, क्या इस तरह से वो करते हैं? क्या इस देश में जो मूल रूप से हिंदू संस्कृति का देश है उसमें वो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते वक्त सोचते भी नहीं? ये जरा सोचना चाहिए। महुआ जी शायद अदालत भी गई हैं इसको लेकर के कि भाई व्यवस्था होनी चाहिए उनकी कुर्बानी वगैरह की, नमाज की। महुआ मोइत्रा कोर्ट भी गई हुई है वो। एक खबर और, लेकिन अब इसमें भी कुछ कुछ खिचड़ी पकड़ी, ये कहानी बनेगी आगे क्या। दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली, इन्होंने ईडन गार्डन्स में, जो कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का वहां ऑफिस है, वहां दिलीप घोष का सम्मान किया। दिलीप घोष बीजेपी के अभी विधायक चुने गए, मंत्री बने, और पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनका सम्मान किया। ये उसकी तस्वीर है, बीजेपी के मंत्री का सम्मान सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर के अंदर कर रहे हैं। सर कुछ ज्यादा इतना ही देखें या इससे कुछ ज्यादा इसमें? हाँ? ये तो ठीक है ना, दीदी से दादा पर आने का बदल रहा है तो सब कुछ चलता रहता है, बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, अच्छी बात है भाई। इसका नोटिस लिया गया होगा बंगाल में, ये बात ये है, क्योंकि सौरव गांगुली बहुत बड़ी चीज है बंगाल में, पहली बात तो ये, और अभी तक ये कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन जाहिर करने से बचते रहे, कभी कुछ बोला नहीं इन्होंने। नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करूं। हाँ, वैसे आप बोलिए प्लीज। एक्चुअली ये पिछले लगभग 2021 के चुनाव के पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार रूप में जुड़ चुके हैं। दिखते तो नहीं, लेकिन मतलब रहे, लेकिन पब्लिकली ओपन होकर नहीं आए। इनसे भाजपा के नेता भी मिले, इनकी मुलाकात भी होती रही। इनकी पत्नी बाकायदा, चूंकि वो नृत्यांगना है, तो भाजपा के मंचों पर भी जाती रही। अब सवाल बस यही कि क्या तब तक इतना डर था, इतना भय था कि मैं थोड़ा उस पर आपके में थोड़ा सा करेक्शन करते हुए कहता हूं, बंगाल नहीं, हम सब के हीरो थे भाई। क्या वो देश के हीरो हैं? वो देश के हीरो, और ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के क्रिकेट के सब बदल दिया। दो आदमी, आपने कहा मन से भाजपा से जुड़े हुए हैं, हाँ, विचार से, बिल्कुल विचार से। अब तो जगमोहन डालमिया, एक लाइन बस पूरी कर दूं, जगमोहन डालमिया कलकत्ता क्रिकेट बोर्ड से, और सौरव गांगुली कलकत्ता का आदमी, ये दोनों ने मिलकर भारत के क्रिकेट को बदल दिया। ठीक है, तो ये दो बंगाली जब तय करते हैं, कैसे देश बदलता है? सर, इनका कुछ इससे आगे बढ़ने का आपको लगता है कोई विचार है? मुझे लगता है बढ़ेंगे। अब सक्रिय राजनीति में बढ़ेंगे या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राजनीति में बढ़ेंगे, वो देखने वाले। हाँ, ठीक। आइए अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म का प्रयोग चल रहा है। राहुल गांधी वहां 2 दिन की यात्रा पर थे, और जब पहले दिन वो बातें कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रयोग क्या है। फिर उनकी बातें जब खुली, रिपीट हुई, एक सभा, दूसरी सभा, 4-5 सभा उन्होंने की हैं, और फिर उसमें जब उन्होंने संविधान का शब्द जोड़ना शुरू किया बार बार, तो लगा कि ये तो वो कुछ खेल करना चाहते हैं। फिर सुना हमने अखिलेश यादव को, तो राहुल गांधी हैं संविधान की पिच पर, और अखिलेश यादव आ गए आरक्षण के मोर्चे पर। अब ये एक साझा प्रयास लग रहा है, बड़ा साफ साफ लग रहा है।
राहुल गांधी जो बातें रायबरेली में कह रहे हैं, वो कहानी तो ये बताना चाहते हैं कि देश में तेल गैस का संकट आ गया और मोदी जी ने इसके लिए कुछ किया नहीं, और देश में एक आर्थिक तूफान, आर्थिक सुनामी आने वाली है और इसके जिम्मेदार मोदी जी होंगे, क्योंकि और वो आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपके मन में भी वही सवाल था जो मेरे मन में है कि भाई ये संविधान का इससे क्या लेना देना। अब राहुल गांधी को इसमें संविधान फिट करना है किसी तरीके से, तो आप सोचिए जरा कैसे वो घुमा के लाते हैं बात को। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कब्जा कर लिया, अमेरिका ने लड़ाई कर ली और वहां से तेल निकल नहीं रहा, आपके घर में तेल नहीं आएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आसमान को छू जाएगी और एक ऐसा तूफान आएगा जो आपने और मैंने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा होगा। अब यहां संविधान वो निकालते हैं जेब से, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गद्दार है, वो राहुल गांधी कह रहे हैं, कोई मेरी क्लिप काट के लगा देगा ये प्रधानमंत्री आपको नहीं बचाएगा। लोगों से कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री आपको नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि इसने संविधान फाड़ के फेंक दिया है। अब हो सकता है किसी को ना समझ में आए, लेकिन वो कर यही रहे हैं, कल से परसों से लगातार यही कर रहे हैं। आप उनके स्टेटमेंट को पूरा सुनिएगा, और उनके भाषण बिल्कुल रिपीट मोड में हैं। जितनी जगह उन्होंने भाषण दिए, सब जगह एक ही स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ के बोली है। तो आप भी देखिए, ईरान अमेरिका की लड़ाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल गैस की कमी, भारत में आर्थिक सुनामी और नरेंद्र मोदी और संविधान, ये कैसे जुड़ता है? राहुल जी जोड़ के बताएंगे आपको, सुनिए। गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है, केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है, और जो आपकी रक्षा करता था ये, इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया, और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। कौन समझाएगा सर? राजकुमार जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। थोड़ा सा पीछे लौट जाएं फ्लैशबैक में। हाँ जी, आपने अखिलेश यादव का भी जिक्र किया, वो आगे तो सुनाओ। मुझे लगता है कि 2024 का जो नैरेटिव था, हाँ जी, जो कई जगह कामयाब होते दिखा, यूपी में खास तौर पर दिखा कि संविधान खतरे में है इसलिए आरक्षण खतरे में है, आदिवासी खतरे में इसलिए दलित भी खतरे में है, ओबीसी भी खतरे में। वो नैरेटिव दोबारा गढ़ने की कोशिश की जा गढ़ो रही तो है। जोड़ा कैसे, मतलब कैसे जुड़ता है ये लड़ाई से, जंग से, तेल की कमी से कैसे जुड़ता है? जंग से संविधान बिल्कुल नहीं जुड़ता। ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर में आप संविधान हंसते का हुए बोल कोई सकते हैं भूमिका सर, नहीं है। कोई ठीक है, हॉर्मुज में कोई संविधान की भूमिका नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी को आप जोड़ सकते हैं राजनीतिक कारणों से, वो सरकार के मुखिया इसमें हैं। कैसे? वो कह रहे हैं या इस आर्थिक तूफान से नरेंद्र मोदी आपको नहीं बचाएगा, आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने संविधान फाड़ के फेंक दिया। क्या मतलब? ये जबरदस्ती जो चीजें आपस में नहीं जुड़ती हैं, दो विपरीत ध्रुवों को, हाँ। जिनका आपस में कोई रिश्ता है नहीं और हो नहीं सकता, उनको जोड़ने की कोशिश है अपना पॉलिटिकल। 2024 में जो चल गया संविधान का एक नैरेटिव, उसको किसी तरीके से रिपीट करना है यूपी में। के अलावा बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि वो नैरेटिव चला 24। ठीक है सर, जुड़ती है ये बात कहीं? देखिए, ये अब यही है ना कि वो समझते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। मुझे लगता है उन्होंने तो समझ के ही बोला होगा ये बात, ऐसा तो है। आपकी समझ में आई? नहीं, मुझे नहीं समझ में आई बात कि क्या बात है, लेकिन उनकी बात ये ठीक है। उनको लगा कि 2024 में तो ये बात चल गई थी ना कि संविधान को फाड़ कर फेंक दिया, जो किया नहीं किया, संविधान की परवाह नहीं कर रहे। अब सब बातों को जोड़, ये गोना की जलेबी तो नहीं है, क्या है, गोना था? जलेबी कहाँ क्या है? जलेबी तो वहां की थी, गुहाना की। गुहाना जलेबा होता है वो, अपने आप में आधा किलो। ये भी जलेबा ही है, इतना घूमता है ना। अच्छा, देखिए, वो उनको समझ में आ गया कि संविधान जो है ऐसा मुद्दा है जिस पर इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जा सकता है और पॉलिटिकल उसको एक बार और गेन लिया जा सकता है। उस बात को वो कर रहे हैं। आर्थिक मुद्दे पर तो वो कह सकते हैं भाई प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन संविधान नहीं मान रहे, इसलिए प्रधानमंत्री महंगाई हो गई है। हाँ, कि संविधान में यकीन नहीं रखते, इसलिए महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी ये, लेकिन अब वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और देखो, आप ही अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। यदि बहुत सारे लोग समझ चुके होते तो बदल जाती ना।
पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की। मतलब नहीं समझ में आ रही उनकी बात। अब नहीं आ रही समझ में तो अरे फिर अब वो अड़ भी जाते हैं राहुल गांधी जी। कल उन्होंने कहा गद्दार हैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, आरएसएस। फिर उन्होंने कहा कि ये जब बीजेपी वालों के बयान आने शुरू हो गए तो इन्होंने बताया हुआ कि जी इनका स्टेटमेंट आ गया, बीजेपी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ गया, सारे मंत्री बोलने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं मुझसे माफी मांगो। अब वो अचानक तैश में आ जाते हैं। मतलब अचानक ही उनकी पिच बढ़ जाती है। मतलब उनको लगता है कि ये मतलब ये मेरा मौका है। फिर वो जो जोर जोर से कहने लगे मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। सुनिए। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। वैसे इस पर उन पर एफआईआर करने की कोशिश भी हो रही है, खैर वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां जब ताली बज जाती है तो राहुल जी खुश हो जाते हैं। उससे आगे क्या? मैं बार बार एक बात कहता हूं, अखिलेश यादव की बात कहता हूं। जब वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हारे तो उसके बाद उन्होंने कहा था ये मेरी जनता जो मेरी रैलियों में आती थी, लाखों लोग, वो कौन लोग थे? कौन लोग थे? मुझे तो लगता था मेरे वोटर हैं। मेरी सभा में आते थे, ताली बजाते थे, और नतीजा क्या हुआ? अब राहुल जी फिर वहां तैश में आ जाते हैं। जी त्रिपाठी जी, कोशिश संविधान के जरिए क्या है? नहीं, कोशिश संविधान के जरिए तो वही है। एक वो मेजर ब्राउन की स्टोरी हमने पढ़ी थी, कहानी कि वो गांव में घूम रहा था, जलेबी बड़ी बढ़िया दिख गई। अब चूंकि गोहाना की जलेबी की बात हो गई तो थोड़ा तो जलेबी की कहानी बतानी पड़ेगी। जलेबी बढ़िया दिखी तो पहुंचा, वो जलेबी छन रही थी, उसने खाया, कहा बड़ी शानदार है। उसने कहा सब अच्छा है, लेकिन एक चीज बताओ तुम, इसमें रस कैसे डालते हैं? कैसे रस डालते हैं? इंजेक्शन से डालते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो उसने कहा ये राज की बात है। जो अब दरअसल क्या है ना कि राहुल गांधी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जलेबी में रस जाता कैसे है। भारत से पूरी तरह से कटा हुआ, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ, भारत की जनता से अनभिज्ञ। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, उस समय चल गया, उस समय कई लोग कुछ बोल रहे थे तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आ रहा था और संविधान का सम्मान मोदी ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इकोनॉमी डेड, हमने भी कहा इकोनॉमी डेड, संविधान का सम्मान मोदी ने नहीं किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं, लेकिन मोदी ने संविधान का सम्मान नहीं किया, इसलिए बेरोजगारी हो गई। तो जनता क्या कहेगी? कहेगी भाई साहब आपका कुछ निजी मसला है, उसको आप सल्टा लो। हमें तो जितनी चीजें दिख रही है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है, हमारी जलेबी में रस है और बिना इंजेक्शन के है, आर्टिफिशियल नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसका कोई अरे सर प्रोफेसर साहब आ गए। अरे आप बीच में वाक्य तो पूरा कर लीजिए। प्रोफेसर साहब स्वागत हो गया। आप तो प्रोफेसर साहब आ गए तो सर स्वागत है। आप अच्छे मौके पे आए। राहुल गांधी के बाद में अखिलेश यादव की बात करने वाला था। अच्छा अखिलेश, राहुल गांधी ने संविधान निकाला हुआ है, फिर वो संविधान को मुद्दा यूपी में बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है 24 में जो हुआ उसके बाद। अखिलेश यादव ने आरक्षण को जोड़ा उसके साथ। अखिलेश यादव की पिच क्लियर पिच है, लेकिन मैं ये कहूंगा, प्रोफेसर साहब आए, मैंने इसलिए कहा कि सही मौके पे आए, उन्होंने शिक्षा भर्ती वाली बात उठाई। उन्होंने कहा ये बताओ कि ये शिक्षा भर्ती में कितनी भर्तियां हुई? ओबीसी समाज की 27% आरक्षण उनका है, और एससी समाज की उनका कितना 21% है शायद। तो कितनी भर्ती हुई, कितनी होनी चाहिए थी, और कितने की चोरी हुई, ये वो डेटा के साथ बता रहे थे। कल उन्होंने वो पीडीए की बुकलेट निकाली है आरक्षण के ऊपर, उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो जिसमें वो अभी वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण का हक बीजेपी लूट रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%,
मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में, वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। अब ये प्रोफेसर साहब बताएंगे ये आरोप कितना सच है। बीजेपी ने इस आरोप को गलत बताया है और ये कहा है कि जो भी भर्तियां होती हैं उच्च पदों पर शिक्षण संस्थानों में, वो उसके मानक बने हुए हैं और वो मानक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए हैं। उन्हीं के आधार पर भर्ती होती है या जहां नहीं हो पाती है उसको कहा जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, तो वो एनएफएस कहा जाता है। तो अभी फिलहाल उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया हुआ है और राहुल गांधी ने संविधान का। देखिए, एक शिक्षक भर्ती से संबंधित हमारा तो मॉडल है, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू दो। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 5,000 से ज़्यादा भर्तियाँ हुई होंगी, 5,000 से ज़्यादा, फिर आप चौंकिए मत। जब तक कोई बहुत ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आपका कैंडिडेट एकदम ही खराब है, जो लगता है कि ये संभाल नहीं सकता है क्लास, अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ द एक्सपर्ट, और जो एक्सपर्ट कमेटी जहाँ पर बैठती है वहाँ पर ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ एससी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ एसटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये देखने के लिए कि कोई इसमें जिसे कह सकते हैं गलती न किया जाए, जानबूझ करके बदतमीजी उनके साथ नहीं किया जाए, बातचीत से नहीं किया जाए, और जानबूझ करके जो आप कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, ऐसा ना हो कि उनके साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है उस वर्ग के लोगों को, उस वर्ग के, ये मैंडेटरी है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये मैंडेटरी है। और जब होते तो 11 लोग होते हैं, उसमें मैं कह रहा हूं हायर एजुकेशन के लिए एनएफएस क्या होता है, तो नॉट फाउंड सुटेबल। और मैं आपको बताता हूं, जब हम सिलेक्शन कमेटी के एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे तो उस समय भी एनएफएस हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी नॉट फाउंड सुटेबल हुआ था। मैंने जनरल कैटेगरी वाला जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी हमको कोई अच्छा नहीं मिला तो उसको नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। जनरल कैटेगरी में भी नॉट फाउंड सुटेबल होता है। अब जब मुद्दा आपको बनाना है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि 2024 के चुनाव में हमने संविधान, आरक्षण और ये सब करने के बाद है जो है वो हमको एक सक्सेस मिल गया, उनको झलक एक मिल गई। अखिलेश यादव को भी लगता है कि इसे संविधान दिखा दिखा करके और खटाखट राहुल गांधी का खटाखट वाला जो है वो चल गया, तो उसी का प्रयोग ये दोबारा ये उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। ये क्या संभव है क्या? जो मैं लोगों का मूड, अभी तो मैं उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? जो मैं बनारस से लौट रहा हूँ। क्या मूड तो लौट रहा हूँ तो मुझे तो लगता है कि जो 300 पार करने की बात कर लोग कहते हैं, जिससे पूछो, हो सकता है मैं ऐसे ही लोगों से पूछा हूं या बात किया हूं, ऐसे पान के दुकान पर बात किया, चाय की दुकान पर बात किया, मल्लाहों से बात किया, रेहड़ी पर जो है चाट खाते हुए वहां आप पूछते क्या थे, जवाब क्या मिलता था? जब आप पूछते थे योगी जी का क्या है, योगी जी जीत जाएंगे क्या? 300 से ज्यादा देखिएगा, आप लिख करके रख लीजिए। इस प्रकार की भाषा उत्तर प्रदेश के बारे में बोली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो बोल रहे होंगे वो सच ही होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अच्छा, मैं तो नहीं जान रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको ज्यादातर ऐसे ही लोग मिले? मुझे ज्यादातर ऐसे ही लोग मिले, कोई ऐसा नहीं कहा। एक और बात बताया, बोला बाबा का मॉडल देखो बंगाल में चला तो बंगाल में कैसे हो गया, बाबा को वही रखना चाहिए यहाँ पर भी। उत्तर बाबा की थीम चल रही है, बाबा की थीम चल रही है। अब अखिलेश यादव लेकिन एक गलत बयानी भी कर गए, ये आरोप उन्होंने लगाया, मैंने सुनाया। उन्होंने बंगाल का उदाहरण देते हुए फिर इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि बीजेपी आरक्षण चोरी करती है, ये कहा कि बंगाल में ओबीसी का आरक्षण चोरी कर लिया। बंगाल में जो आरक्षण मिलता था 17% का, 17% आरक्षण चोरी कर लिया। बंगाल में हुआ क्या था? बंगाल में जो ओबीसी लिस्ट में जो जातियों की सूची थी, वो हाईकोर्ट के आदेश पर
उसमें मुसलमानों की 75 जातियां शामिल की गई थी, उसको हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। इसमें भी जोड़ दीजिए, हाँ। 77 में मुसलमानों की 77 जातियों में से टोटल 77 में से 75 को ओबीसी कैटेगरी में वो डाल हाईकोर्ट के कहने पर हुआ था। अखिलेश यादव ने उसको सीधा जनरल बता दिया कि आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया। सुनिए। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। और यूपी में तो लूट ही नहीं, इसीलिए आपको किताब छपवा के दी है। ओबीसी की वो, अब तो खबर खैर पुरानी भी हो गई, ओबीसी की सर वो लिस्ट जो है वो 2 कैटेगरी बनी हुई थी शायद, ग्रुप ए ग्रुप बी, और उसके अंदर जातियां थी, मुस्लिम जातियां शामिल थी। वो हटा करके सारा आरक्षण हिंदू ओबीसी जातियों को दे दिया गया। यही हुआ है ना बंगाल में। देखिए, टेक्निकल मामला है और आम आदमी टेक्निकलिटी समझता नहीं है। पूरा जो कोर्ट का फैसला है वो भी नहीं पढ़ा हुआ आम आदमी ने। पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए अखिलेश यादव वही कर रहे हैं जो महाभारत में था ना, अस्वस्थता महतो था नरोवा कुंजरू। अब अर्धसत्य बयान करिए, नैरेटिव बनाइए, परसेप्शन बनाइए, अपनी राजनीति आगे बढ़ाइए। तो लेकिन जनता अब उतनी अनजान नहीं रही है। ये हम मुक्त सूचनाओं के दौर में रह रहे हैं, सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, खबरें पहुंच ही जाती हैं। लेकिन राजनेताओं को ऐसी गैर जिम्मेदार बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने भर्ती में जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा है, उसका खंडन सरकार कर सकती है। लेकिन वो जो कर रहे हैं बंगाल के मामले में आरक्षण पर, वो तो सफेद झूठ है। उससे बचना चाहिए राजनेताओं को। कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं इतने दिन से खोज ही रहा था, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिणाम है भर्तियों का, और ये अनरिजर्व कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर एनएफएस हो गया। ये मैं इसीलिए मैंने उसको खोज रहा था, मैंने कहा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी में भी एनएफएस हो गया। जनरल कैटेगरी, उनका कहना ये है कि भाई ये बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा अफवाह फैलाई जाती है, तो एक लाइन में वो ये कह रहे हैं आरक्षित कैटेगरी में जितनी भी सीटें आती हो वो तो आप भरिए ही भरिए, चाहे कैसी भी भर्ती कीजिए, वो ये चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन कैसे ही क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वैसे ही इतने क्राइटेरिया रिलैक्स किए गए। जैसे कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से 1.5 महीना पहले हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर में एनएफएस हुआ गया, जनरल कैटेगरी में एनएफएस हुआ, तो ये है क्या नहीं, सारी कैटेगरी में एनएफएस हुआ। विजय जी ने यूपी को बहुत नजदीक से देखा हुआ है, तो एक बयान सर ओपी राजभर जी का सुनाना चाह रहा था मैं। उन्होंने कहा, अखिलेश जी के इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि ये पहले अखिलेश जी बताएं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो भर्ती कैसे करते थे, आपके जमाने में आपके सीएम होते हुए भर्ती कैसे होती थी, क्या उसकी पर्ची निकलती थी, आदेश कहां से जाता था, किसको जाता था कि इसकी भर्ती करनी है। सुनिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, खुद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री 5 साल थे, तो शिवपाल जी के यहाँ से सूची बन के जाती थी भर्ती की, कि ये सूची चाहे पुलिस की भर्ती तो डीजीपी को जाती थी, विभिन्न विभागों की भर्ती तो उस विभाग के आला अफसरों को जाती थी कि इनको करना है। रात दिन मेहनत करते थे, माँ बाप पढ़ाते थे, कैसे मेहनत से पैसा जुगाड़ करके देते थे, और जब परीक्षा वो बच्चा देता था तब उसके साथ क्या करते थे ये अखिलेश जी, भूल गए वो? ये इन्होंने 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों को लागू है उसमें से अति पिछड़ों का हिस्सा ही लूटने का काम करते थे। 20% मुसलमान इनको वोट देता है। देखिए, एक्चुअली बीजेपी की सरकारें सर जहां भी हैं वो इसको अपनी एक उपलब्धि बताती हैं कि हमने भर्ती प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल पारदर्शी बनाई है, बेहतर किए। और ये अभी राजभर जी का जो आरोप सुना आपने, नहीं, राजभर जी जो बता रहे हैं वो सनातन है, होता ही आया है और खत्म नहीं होगा। अच्छा, नाम पर्ची कहाँ से आएगी ये बदल जाती है खाली। अच्छा, आज भी होता है। इसमें प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मतलब उसमें पर्ची आने में योग्यता को भी आप जोड़ कर रखें, मतलब योग्य लोगों के लिए भी तो पर्ची आ सकती है। आप हमेशा ये क्यों सोचे कि अयोग्य लोगों के लिए ही पर्ची आएगी? पर्ची बहुत सारे लोगों की, मेजॉरिटी भर्ती पर्ची से होती है या निष्पक्ष होती है? अभी तो जो लोग भर्ती कर रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन मतलब ऐसा होता है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं जो दूसरी बात कर रहा था कि राहुल जी में और अखिलेश जी में फर्क क्या है। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो हजम नहीं होती किसी को, जैसे आपने चर्चा की। आप सिर्फ मेरी क्यों बात कर रहे हैं? आपकी हजम हो गई क्या? नहीं, हम सब लोगों ने बात की थी हॉर्मूज को और आरक्षण को लेकर और संविधान को। नहीं, मुझे कैसे फंसाया
कहा कि पर्ची पहले भी होती थी, अब भी होती है। प्रोफेसर साहब है, लेकिन अखिलेश जी जो कर रहे हैं ना, सीरियस नोट पे मैं बोल रहा हूँ कि अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में आसान होता इसमें ट्रैक्शन है, इसमें ट्रैक्शन है। इसलिए इस बात को आप खारिज मत कीजिए कि वो जिस तरह से बात को रख रहे हैं वो एक पॉलिटिकल ट्रैक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, कन्विंसिंग तरीके से कर रहे हैं। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए इसको खंडन करना या इस पर साफ स्थिति रखना वो ज्यादा बेहतर ठीक है। एक फर्क तो यही है कि राहुल जी की बातों पर पॉलिटिकल कमेंट आए। हाँ, किसी ने गद्दार उन्होंने कहा तो किसी ने उनको गद्दार कह दिया। इनकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया जाता है। हाँ, इस पर भी दिया गया कि भाई भर्ती ऐसे होती है, हमारे यहाँ भर्ती का ये प्रक्रिया टेक्निकली जो आप कह रहे थे ना, वो जवाब दिया बीजेपी ने। टू दी पॉइंट बात करेंगे तो आपका जवाब टू दी पॉइंट देना ही पड़ेगा, हवा में नहीं उड़ा सकते। हवा में बात होगी तो हवा में जवाब मिल जाएगा। सौरभ बस एक लाइन, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी ट्रैप में फंस रही है ऐसे करके। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अखिलेश यादव रोज ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे नैरेटिव सेट करने के लिए और सरकार जवाब देनी। ये चुनाव में जाने से पहले ये गलत चीज है। नैरेटिव नहीं दे तो वो अनआंसर्ड जाएगा आरोप। नहीं, आंसर नैरेटिव आप सेट कीजिए, पहले ही आप ला करके देखिए कि हमने इतनी भर्तियां की है, इतने ये है, इस कैटेगरी से इतना। सर ठीक है सर। 5 देशों की यात्रा के बाद और कई समझौते करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज ही भारत लौटे हैं, लेकिन अभी भी काम उनका थमा नहीं है। अब वो अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेने वाले हैं। कहां तक उनका टारगेट पूरा हुआ इसकी जानकारी लेंगे। आपसे थोड़ी देर के बाद आज नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की मीटिंग होगी, जहां पश्चिम एशिया में जारी संकट पर भी बात होगी, एनर्जी क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे हो रहा है इस पर चर्चा होगी, पेट्रोल डीजल और एलपीजी सप्लाई को लेकर के आज कोई बड़े निर्देश भी दिए जा सकते हैं। शाम 4 बजे सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान समेत सारे मंत्री जो हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। विभागों के राज्य मंत्री भी इस बैठक में होंगे और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सभी मंत्रियों के विभागों के कामकाज का एक ब्यौरा लेंगे। 9 जून को, आने वाले 9 जून को मोदी सरकार 3.0 जिसे हम कहते हैं, तीसरी मोदी सरकार, इसके 2 साल पूरे हो रहे हैं और कुल मिलाकर के मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसमें यह भी बात होगी कि अपनी सरकार के कामों को कैसे जनता तक पहुंचाना है। कई बड़े फैसले इसको लेकर के भी हो सकते हैं, कई नीतिगत फैसले भी होंगे और प्रशासनिक सुधार को लेकर के भी कोई डिसीजंस लिए जा सकते हैं और कैबिनेट विस्तार पर भी बात हो सकती है। तो अब ये जो 12 साल मोदी साहब को होने जा रहे हैं, हो ही गए, तो अब एक डेट की बात है केवल। तो ये भी एक, आप इसको सोचें, एक रिकॉर्ड की तरफ ये बात बढ़ रही है। आज ही बात हो रही थी तो इंदिरा जी 4 चुनाव शायद देश में जीता कोई नहीं। नेहरू जी 4 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहली बार तो अनइलेक्टेड बने थे। जब आजादी के बाद बने तो अनइलेक्टेड बने थे, उस वक्त तो चुनाव हुआ नहीं था। पहला चुनाव 1952 में हुआ। उस हिसाब से देखें तो वो भी 3 ही चुनाव जीते। इंदिरा जी भी 3 ही चुनाव जीती। मोदी जी 4थे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर वो ये 4था चुनाव जीत जाते हैं तो फिर लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर वो भी सबसे लंबा उन्हीं का हो जाएगा। लेकिन अभी तो खैर वो 12 साल की बात है और इन 2 साल का खास तौर पर रिपोर्ट कार्ड लेने की बात चल रही है। महत्वपूर्ण है ये 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, मिड टर्म हो रहा है और आज पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक है। बहुत कम समय पर होती है, ज्यादातर कैबिनेट बैठक, सिर्फ कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट नहीं है, मंत्रिपरिषद की बैठक है। और रिपोर्ट कार्ड होता है तो फिर मार्किंग भी होती है, मार्किंग होती है तो रिजल्ट भी होता है, प्रमोशन भी होता है, प्रमोशन भी होता है, डिमोशन भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, रिजेक्शन भी होता है। तो बहुत सारे लोग इस बैठक के बाद कुछ नए सूट सिलवाने का ऑर्डर दे दिया है, कुछ लोग अपना सूट जो है कबर्ड में रखने की तैयारी कर रहे हैं। ये इसकी खबर है। बाकी सब तो प्रधानमंत्री तो ये तो करते ही हैं हमेशा कि भाई सरकार के कामकाज को लेकर, और नितिन नवीन साहब जो दूसरा काम कर रहे हैं वहां पर भी ये सारा चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है मुझे लगता है कि तो वो सरकार और पार्टी का जो दोनों में सारे, हाँ, मतलब दोनों में वो वक्त आ गया है, वो आ गया, डेंटिंग पेंटिंग का वक्त है। अच्छा, वहां तो बिल्कुल पूरा ही घर का बदलने वाले हैं, तो उसमें बहुत बड़ा काम होने वाला है संगठन में। तो ऐसी जो जानकारी मुझे मिली है, नए अध्यक्ष तो नई टीम तो बनी रही है। आप कह रहे हैं सरकार नहीं, पिछली अध्यक्ष जी के पास तो बहुत सारी टीम पुरानी रही थी और वो अभी चल रही है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए जो मुझे बताया गया कि उसमें तो युवाओं को ज़्यादा तरजीह देने की बात है। कुछ चेहरे ही रहेंगे जो पुराने हो सकते हैं, जो रहें। और संगठन में, ये सरकार में खासतौर से 7 राज्यों के चुनाव को देखकर भी मंत्रिमंडल में बड़ा बदल होने वाला है। कुछ नए मेहमान भी आ गए हैं जो अगले साल, अब से लेकर अगले साल तक जो चुनाव होने अगले, हाँ ना, और जो नए मेहमान आए हैं उनको भी कैबिनेट में जगह मिल जाए, सरकार में अभी आए हैं सर आम आदमी पार्टी से, तो उनको भी जगह मिलने की संभावना दिख रही है।
नहीं, लेकिन इसमें एक चीज विजय जी की जानकारी गलत है। वो कह रहे हैं कि टेलर को बोल दिया है। सर, चूंकि आप बहुत पहले से पहले टेलर को दिया जाता था, अब तो ये खतरा है, टेलर बोला नहीं कि नाम कटा नहीं, उधर तो कैंची बाद में चलेगी, इधर कैंची, तो इसलिए अब सब रेडीमेड लेते हैं। कई लोगों का तो लास्ट मिनट में, कई लोगों का तो गाउन रखा हुआ रह गया था 2024 के चुनाव में, और जो जानते नहीं, लेकिन हैं, विजय जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सचमुच है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, केंद्रीय टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, ये तीनों अगले हफ्ते से 2 हफ्ते में पूरी तरह से बदलने जा रही है। ठीक है। कई बड़े मंत्री जो आपको लगेगा कि एकदम अप्रत्याशित हैं, उनका पत्ता कट सकता है। संगठन से कई लोग लाए जाएंगे, कुछ बड़े नाम भी, बड़े नाम 1 या 2 बड़े नाम, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन 1 या 2 बड़े नाम है जिनके लगभग तय है कि वो हटेंगे ही हटेंगे। जो टीम है उसमें लगभग तय है कि अब चूंकि कई चीजें होती हैं, आप कहते हैं, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष चुन लिया जाता है, कोई पदाधिकारी हो जाता है, लेकिन अभी क्राइटेरिया फिक्स है। ये क्राइटेरिया 45 से 55 के खांचे वाला है, वही मैं कहा, और उसी 45 से 55 के खांचे में पूरी की पूरी नितिन नवीन की टीम बनने वाली है। और ये बार बार चलता है, हालांकि इसका कोई अभी पक्का आधार नहीं, चूंकि ये तो एक तरह से संघ का निर्णय है कि बीएल संतोष रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन पूरे घर के बदलने की तैयारी है। और जो उत्तर प्रदेश की टीम है उसका भी कल आखिरी बैठक हो जाएगी, कल बातचीत हो जाएगी, वैसे सूची आ चुकी है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अब मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं बात बता रहा हूँ, ये मैंने पढ़ी है तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी का संगठन मंत्री नहीं है। बीजेपी के स्ट्रक्चर में संगठन मंत्री, चाहे सेंट्रल में पार्टी का और राज्यों में पार्टी का, वो आरएसएस का व्यक्ति होता है। ये व्यवस्था है सर? बिल्कुल, ठीक है। वो आता है, क्या शब्द कहते हैं उसको सर? पूर्णकालिक संगठन महासचिव जो है, डेपुटेशन पे भेजा जाता है, लेकिन 7 राज्यों में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस के पास आदमी नहीं है देने को। खबर ये थी कि बीजेपी को जरूरत नहीं है। नहीं, खबर ये है कि संघ ने दिया नहीं, मतलब मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा था कि बीजेपी को जरूरत नहीं है। कि बीजेपी को जरूरत नहीं है, वो तो एक मतलब ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी हुई, लेकिन संघ का ये कहना है कि आप जहां जरूरत होगी वहां मांगेंगे। तो एक तरह से कहें कि आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मसला है, क्योंकि सचमुच इतने लंबे समय तक इतने महत्वपूर्ण राज्यों में महामंत्री संगठन न हो, ये चौंकाने वाली बात है, ये सामान्य बात नहीं है। सर आगे बढ़ रहा हूं, आप बीच में कंट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं और देश में कई जगहों पर, क्योंकि राहुल गांधी और सभी लोग जो बात कह रहे हैं कि भाई तूफान आएगा, अभी तक तो मैनेज हो ही रहा था। अभी की परिस्थिति क्या है अभी एग्जैक्ट, वो मैं आपको कुछ राज्यों से जो खबरें आई हैं वो बताता हूं, और उस पर जो मुख्यमंत्री लेवल से भी जो रिएक्शन आया वो भी। कई जगहों पर पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, कतारें हैं, कहीं कोई हंगामा भी हो जाता है, मारपीट भी हो जाती है। 15 मई के बाद अब तक 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3 रुपये 87 पैसे महंगा हुआ है, डीजल 3 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ है। अब आने वाला वक्त भारी हो सकता है, क्योंकि हालात को देखकर लगता है कि आगे भी डीजल पेट्रोल महंगा भी होगा। और सप्लाई अभी तक सरकार मैनेज कर रही है, लेकिन लंबाई खिंच जाए, कोई युद्ध और 4-6 महीने 8 महीने बढ़ जाए तो फिर कैसे करेंगे मैनेज। अब ब्लॉकेड की वजह से खास तौर पर एलपीजी सप्लाई जो है वो सबसे ज्यादा बाधित है हमारे लिए। सरकार ने पिछले दिनों कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 990 रुपए का इजाफा किया था, और छोटे सिलेंडर में 500 रुपए जो मिलता था उसके दाम 261 रुपए बढ़ा दिए गए थे। पैनिक बाइंग होने लगी, मोटी बात यह है। इसके बाद पेट्रोल पंपों पर और गैस एजेंसीज के बाहर पहले शुरुआत में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, फिर वो मामला ठंडा हो गया था। अभी भी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है। सिलेंडर की बुकिंग भी एवरेज से ज्यादा होने लगी। अब सप्लाई पर असर इसलिए पड़ रहा है। पंजाब पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज है और कई जगह पर पेट्रोल पंप सूखे हुए हैं। इस पर एचपीसीएल ने उनको जवाब भी दिया। जवाब देते हुए एचपीसीएल ने, बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसने कहा है कि कहीं पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई खबर हमारे पास नहीं है। अफवाह फैलाकर जनता के बीच भ्रम जरूर खड़ा किया जा रहा है, इसीलिए कई जगह पैनिक बाइंग हो जाती है। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और झारखंड में कई जगहों पर, बल्कि मुझे कुछ जगह कहना चाहिए, पेट्रोल पंप्स पर लाइनें दिखी। कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की बात भी आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जहां पेट्रोल नहीं मिलता उसकी वजह यह है, जो पहले भी हुआ था शुरुआत में, अगर वहां पर दिन में 1 लाख लीटर तेल बिकता है और अचानक वो 1.5 गुना 2 गुना उसकी मांग आ जाए, तो जाहिर है कि वो अगर पूरा दिन चलता था पंप, तो आधे दिन में खत्म हो जाएगा उसका स्टॉक, फिर नया स्टॉक आने में वक्त लगेगा। उतना वक्त उस पेट्रोल पंप को आप ड्राई कह सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल प्रक्रिया है में जितना पेट्रोल उसको मिलता था, ईंधन मिलता था, वो नहीं है, वो सप्लाई में कहीं दिक्कत है, ऐसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस। पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो आपूर्ति महाराष्ट्र को उपलब्ध हो रही है। केवल अफवाहों के कारण जो पैनिक तैयार होता है उससे सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, क्योंकि वर्षों के अनुभव से सप्लाई चेन तैयार होती है। जो हम लोग स्टोरेजेस तैयार करते हैं वो भी वर्षों के अनुभव से करते हैं। एक तालुके में कितना पेट्रोल लगता है, कितना डीजल लगता है, इसके आधार पर ही वहां पर स्टोरेज की व्यवस्था होती है। और अचानक अफवाहों पर विश्वास रख के लोग जब लाइन लगाकर आवश्यकता से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरना चालू करते हैं और पेट्रोल डीजल को अपने आप पर स्टॉक करना चालू करते हैं, ऐसे समय फिर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और इससे आपूर्ति में कमी तैयार होती है। सर, बात इतनी है जितनी अभी मुख्यमंत्री जी ने बताई या इससे ज्यादा है? मुझे लगता है वो स्थितियों का सरलीकरण कर रहे हैं। पैनिक बाइंग वाली बात युद्ध शुरू होने के हफ्ते 10 दिन तक तो ठीक थी, अब उस बात को हो गए लगभग 2.5 महीने से ऊपर। तो अब पैनिक बाइंग वाली बात नहीं है, अब वास्तव में सप्लाई चेन जो बाधित हो रही है उसका नतीजा कहीं न कहीं दिख रहा है। आप अगर कार यूज कर रहे हैं, टैंक फुल करा लेंगे, खत्म होने के बाद ही दोबारा जाएंगे ना। हाँ। रोज तो नहीं जाके खड़े हो जाएंगे। मैं रखूंगा कहाँ? बाइक में फुल होने के बाद ही आप दोबारा तभी जाएंगे। सिलेंडर आपके पास 1 है 2 है, खत्म होने के बाद ही आप बुक कराएंगे, पहले तो करा नहीं देंगे। तीसरी बात यह है कि सरकार थोड़ा सा चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखे। देखिए, अभी आप देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, लेकिन पंजाब के पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब दिया ना कि कहीं शॉर्टेज नहीं है। वो समझ में आता है, एचपीसीएल जवाब दे। लेकिन मैं आपको राजस्थान की खबर बता रहा हूं, राजस्थान में हालत ये है, और उसकी कैपिटल में जयपुर में 4-4, 5-5 घंटे पेट्रोल पंप ड्राई हैं। बाइक में कई जिलों में 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। तो ये नौबत क्यों आ रही? यानी आपका शॉर्टेज है। 4-4, 5-5 घंटे पेट्रोल पंप ड्राई है। ये जयपुर की खबर है और मीडिया की खबर है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो अखबारों में और मीडिया में जो खबरें आई वो है। तो क्राइसिस है और देखो क्राइसिस बढ़ेगी, तो आप पहले एक्सेप्ट करें, उससे निपटने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो करने की जरूरत है। आपके अनुभव में कभी कुछ आई हो ऐसी बात? देखिए, मैं तो बनारस 2 दिन घूमा, कहीं ऐसी नज़र नहीं आई। अभी रास्ते में भी आते हुए कम से कम हवाई जहाज नहीं रुका आपका? नहीं, बनारस में तो हवाई जहाज से यात्रा करने का सौभाग्य नहीं मिला है सर। यदि आप वैसा मौका देंगे तो मैं जरूर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोलियम का जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक किया है। अभी भी भारत के कम से कम 35 टैंकर्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उधर फंसे हुए हैं, जो अभी तक नहीं आ पाए हैं। एलपीजी सप्लाई को लेकर के भी है कि 10 के आसपास जो है वो वेसल्स जो है वो हमारे पास आए हैं। तो अभी आपूर्ति में कोई ऐसे कमी नहीं दिखाई दी है, लेकिन मैं एक बात जोड़ दूं नहीं सर होगी, क्योंकि हम जो बहस कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। सरकार ये कहती है कि सप्लाई में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो आएगी वो कॉस्ट की है, महंगा हो सकता है, लेकिन सप्लाई बाधित है ऐसा नहीं है। देखिए, वो एसी का ये इसका कारण क्या है, आपने अभी आप देखे होंगे कि रसिया से जो सप्लाई है 26 लाख मेट्रिक ये बैरल पर डे का सप्लाई जो है रसिया में अप्रैल महीने में हुआ था। नहीं, अभी बढ़ा दिया। आज की खबर है कि रशिया से उन्होंने और बढ़ा, मैंने 42% टोटल के आसपास रसिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो और आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट, और मैं इसे बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट मानता हूँ, क्योंकि व्हाइट हाउस से जो ये कहा गया कि भाई रसिया से तेल खरीदना है, उसको हमने सैंक्शन जो है वो हमने अभी भी उसको वेबर दे दिया है। तो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट था कि सैंक्शन हो या नहीं हो, भारत रसिया से तेल खरीदना जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय उसके साथ साथ अमेरिका से भी, वेनेजुएला से भी ये जो डाइवर्सिफाई किया है, तो स्वाभाविक है कि इतनी दूरी से आने में कॉस्ट बढ़ेगा। मंत्रालय की सचिव ने कहा। मैं वही कह रहा हूं, उस खबर पर बहुत उस तरह से चर्चा नहीं हुई। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा,
उन्होंने जो डेली ब्रीफिंग उनकी होती है, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, खरीद रहा है और खरीदता रहेगा। हमारी जब जितनी जरूरत होगी उसको खरीदेंगे। सैंक्शंस का कोई उसमें मतलब नहीं। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट। अब इसी से जुड़ी एक खबर आपको मैं बताता हूं, इसकी अगली खबर पर आ जाएगी। ये ब्लूमबर्ग की खबर है, और खबर क्योंकि मैं खास तौर पर नाम लेके उनको क्रेडिट देके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सोर्सेज से कोट करके ये खबर की है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत अब ये तैयारी कर रहा है। हमारे जहाज फंसे हुए थे वहां, कहां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे पर्शियन गल्फ में। हमें वहां से अपने जहाज निकाल लेते, हमारे जहाज निकल के आ गए, 15 टैंकर या कुछ टैंकर, हमारे टैंकर वहां से निकल के आ गए। अब भारत ये तैयारी कर रहा है, ऐसा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि मैं अपना जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करा के उस पार भेजने के लिए तैयार हूं और वहीं से मैं तेल लाना चाहता हूं। ये खबर कह रही है। यह बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या करना होगा? अगर ये करना है, आपको ईरान को भी मनाना पड़ेगा और अमेरिका को भी तैयार करना पड़ेगा। इस पार अमेरिका बैठा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, उससे कहेंगे मेरा जहाज जाने दे, वो आपका जहाज जाने देगा। तो वहां ईरान बैठा है, उससे कहा जाएगा मेरा जहाज जाने दे। फिर आप वहां जाओगे, तेल लेकर के आओगे, फिर उस टैंकर को बाहर निकालोगे। इसमें जोखिम बहुत है, बहुत खतरा है इसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सारा संकट ही क्यों हुआ हमारे लिए कि हमारा वो मेन जो सप्लाई रूट था वो बंद हो गया। हम कह रहे हैं हम खतरा मोल लेने को तैयार हैं, लाएंगे हम वहीं से। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। में तो एक ऐसी भी खबर थी कि इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है हॉर्मुज के मुहाने तक भेजने के लिए तैयार है। ये खबर पुष्ट नहीं होगी, लेकिन ये 3-4 दिनों तक बहुत खबर चली थी कि इंडिया वांट्स टू फ्लेक्स मसल जा करके कि हम अपने जहाजों को लेकर के आएंगे। बाकी दुनिया का हम नहीं जानते। इसमें तो आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हर्षवर्धन जी ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। और एक तरह से कहें कि हम जिस पोजीशन में हैं उसमें अमेरिका और ईरान दोनों के लिए ये एक उनके पक्ष की अच्छी बात है कि भारत का जहाज बहुत आसानी से निकलता रहे। और आज की तारीख तक हम देखें तो आप ट्रंप के बयानों को छोड़ दीजिए, बयान उनके जिस तरह से रहे और चूंकि वो दुनिया पर लागू होते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते रहे और पिछले कुछ समय में हमारे जो समझौते हुए हैं, और वो समझौता कोई एक क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमने रेयर अर्थ में समझौता कर लिया, हमने AI में समझौता कर लिया, हमने सेमीकंडक्टर में समझौता कर लिया, हमने एनर्जी में समझौता कर लिया। यानी एक तरह से जितनी भी इस तरह की चीजें हम उनके साथ खड़े हैं। ईरान को पता है कि अगर भारत के साथ हमारे रिश्ते, और अभी जो ब्रिक्स कंट्रीज की बैठक के समय आए हुए थे सैयद अब्बास अराक्ची, तो अगर आप देखें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मिलने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वहां से भारत का जहाज आ रहा होगा। और एक लाइन उन्होंने और कही कि अभी तो किसी को हम दिक्कत नहीं कर रहे हैं, जो हमारे विरोध में है सिर्फ उसको दिक्कत है। ये लाइन सैयद अब्बास अराक्ची बोल के गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैन्यूवरिंग करना कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बातचीत कर ले कोई भारत के लिए बहुत संकट। प्रॉब्लम ये है कि आप ईरान से तेल खरीद के लाओगे तो अमेरिका, हम ईरान से तेल अभी नहीं खरीदेंगे। आप अगर गल्फ के बाकी देशों से लाओगे तो ईरान मना करता है। हम ईरान से अभी नहीं खरीदेंगे, हम गल्फ के बाकी कंट्रीज से खरीदेंगे। भारत अभी इस युद्ध की समाप्ति की इसलिए भी, उसमें सिर्फ तेल मसला नहीं है, अभी फिर से नए सिरे से, जिसको हम लोगों ने करीब 2 महीने पहले बात किया था, 3 महीने पहले, कि चाबहार पोर्ट से भारत पूरी तरह से निकल गया, जो इन्वेस्टमेंट था करके उसको छोड़ दिया और डंप हो गया। लेकिन चूंकि वहां कोई एक्टिविटी नहीं है तो रुक गया। लेकिन अभी फिर से भारत और ईरान के बीच में बाकायदा बातचीत हुई है चाबहार को फिर से नए सिरे से तैयार करने की। अब इस वॉर फ्रंट पर क्या हो रहा है वो आपको बता देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अब आखिरी चरण में चल रहा है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। समझौते की मतलब सीज फायर तो है ही, अब कोई प्रॉपर समझौता हो जाए। ट्रंप ने यह साफ कहा है कि समझौता अगर नहीं होगा तो फिर एक ही काम होगा, वो हमला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो और ट्रंप फिलहाल बातचीत को, समझौते को एक मौका और देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों की अपील पर उन्होंने अपना हमला करने का फैसला टाल दिया। उधर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने के लिए बिचौलिया तो बना ही हुआ है। उनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो ईरान में है और अब खबर यह है कि आसिम मुनीर आज ईरान जा सकता है। अब इसके बारे में खबर आई नहीं कि वो गया है कि नहीं गया है। खबर यह थी कि अगर आसिम मुनीर नहीं जाता तो इसका मतलब कि समझौता हो गया और इसका ऐलान पाकिस्तान कर सकता है कि ये कोई हमने अग्रीमेंट जो है उसको रीच कर लिया है। देखिए जैसे एक ये तस्वीर थी, आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी दोनों एक साथ जब पहले गए थे। अब सवाल यह है कि क्या कोई उस स्टेज पर बात पहुंची हुई, पाकिस्तान कोई अच्छी खबर दुनिया को देगा क्या?
पता नहीं, जो ट्रम्प साहब बोलते हैं उसको मैं उसी समय तक के लिए मानता हूँ। फिर शाम का इंतजार करता हूँ कि शाम को कुछ और बोलेंगे या वही बोलेंगे। देखिए अभी ये इतना कश्मकश चल रही है, ट्रम्प साहब को समझ नहीं आ रहा, वो इतने समय से चाहते हैं कि निकल जाएं, पाकिस्तान क्या करेगा नहीं करेगा। पाकिस्तान को भी अभी आपने देखा ही था पिछले दिनों जो एक्सरसाइज, कल शाम से ऐसी खबरों की बाढ़ आ रही है, वो मैं देख रहा हूं। पाकिस्तान कुछ ऐलान करेगा। लेकिन पाकिस्तान क्या ऐलान करेगा इसमें? पाकिस्तान उसमें जो भूमिका निभा रहा है, जितनी उसकी स्थिति है, मैं कोई हैसियत की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर सकता है कि उन दोनों के बीच में। और उससे जो बात कल जो बात हो रही थी वो कतर को लेकर है कि कतर जिस तरह से इसमें आगे बढ़ा है, पाकिस्तान उसमें हो सकता है कि मदद कर रहा हो, कि क्या मदद हो सकती है नहीं हो सकती, वो ईरान के साथ कैसे रिश्तों पर काम कर रहा है, लेकिन बात आगे बढ़ रही है। लेकिन ट्रम्प साहब जैसे बदलते हैं, कल आपने बताया था कि कितने बयान उनके एक साथ ही थे कि हमला भी कर सकते हैं, हमले की तैयारी हो गई है, आधा घंटे बाद हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार तो कर ही दूं। हाँ, तो इसलिए ये बड़ी बात है। अब इंतजार ही किया जा सकता है कि वो क्या वो हमला जिसकी तैयारी अमेरिका ने कर ली है वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अब देखिए वो पुतिन गए हुए थे सर चाइना, तो वहां ज्यादा खुल के बात हुई होगी उनकी, तो वहां उन्होंने कहा, शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया कि दुनिया जंगल राज की तरफ बढ़ रही है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ये उन्होंने कहा अमेरिका के लिए। और उन्होंने कहा कि इससे हमको सावधान रहना पड़ेगा और अमेरिका और रूस पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ट्रम्प साहब से रिएक्शन मांगा गया, क्या कहना है आपको पुतिन के शी जिनपिंग की मुलाकात पर? तो उन्होंने कहा मैंने देखा अच्छा था, बढ़िया था, मेरा वाला वेलकम ज्यादा बढ़िया था। सुनिए ट्रम्प की बात। What do you make of President Xi meeting with Putin this week? Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them. But I think it's good. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with Xi. We topped them. हमारा वाला बढ़िया था, हम जब गए थे वो ट्रिप ज्यादा बढ़िया था। देखिए वो तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का डेलिब्रेशन हुआ दोनों नेताओं के बीच में, विश्व व्यवस्था को लेके, इस युद्ध को लेकर के, बाकी चुनौतियों को लेकर के भी शी जिनपिंग और पुतिन ने ज़्यादा स्पष्टता के साथ जो बातें कही हैं, उनका निशाना कहीं ना कहीं अमेरिका पे है। कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, स्पष्ट तौर पे कहना इस युद्ध के बारे में कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई, अगर इसको नहीं रोका गया, लंबे समय तक चला, तो दुनिया में सारे नियम टूटने लगेंगे, यानी दुनिया अराजकता की तौर बढ़ने लगी। तो केंद्र बिंदु कौन है? अमेरिका है। जहाँ तक ट्रंप का सवाल है युद्ध को लेकर के, समझौते की संभावनाओं को लेकर, तो ये डे वन से नैरेटिव चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि चलाया जा रहा है कि इजराइल चाहता है युद्ध चलता रहे, जी हाँ, अमेरिका चाहता है कि समाप्त हो जाए। पहले ये भी कहा गया कि अमेरिका चाहता ही नहीं था कि युद्ध हो, इजराइल ने करवाया। तो ये बहुत अस्पष्ट स्थिति है। लेकिन एक बात तय है कि निकलना ट्रंप चाहते हैं सर, बात फिर भी वहीं अटकी हुई है। ठीक है, इतने दौर की बातचीत हो गई, प्रस्तावों का आदान प्रदान हो गया, अभी भी 5 मुद्दों पर दोनों देशों में असहमति। मैं अपनी जीत कैसे डिक्लेयर कर दूं? हाँ सर, बहुत शॉर्ट में सर। देखिए, टारगेट तो इस प्रकार से रसिया के लिए भी किया जा सकता है कि भाई यूक्रेन पर हमला, तो आपने जंगल राज के सबूत आपने क्रीमिया उससे छीन लिया था, बिल्कुल, और ताकत के बल पर छीना। अभी भी जो आप घुस गए हैं इस एप्रहेंशन पे, जैसे मान ले कि हम घुस जाए कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ आकर के खड़ा होने वाला है, हम पाकिस्तान पे अटैक कर दें, तो ये तो वैसे ही हुआ ना। ठीक है सर, कि नाटो वहां तक आ रही है, उसको प्रियम्प्ट करने के लिए हम उसको सर, दुनिया तो ऐसी ही चलती आई है, लेकिन ये तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML जो विश्व की एक सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही नामी कंपनी है, उसके साथ जो पार्टनरशिप तय हुई, जिससे 300 mm सेमिकॉन फैब्स की फैक्ट्री भारत में बनाई जाएगी। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व देश की जनता को सेवा करने का हम देखते हैं, वो सामने आया। उनका नेतृत्व विश्व पटल पर लोगों ने देखा। आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखता है। आज पूरा विश्व भारत को एक प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ
एक संजोग नहीं है, पर सोची समझी रणनीति है कि जो 5 देश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, ये हमारे 3 अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 4 देशों के एफ्टा ब्लॉक जिसमें नॉर्वे भी साझेदार है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और हाल में ही इस वर्ष को 27 जनवरी में यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 3 देश इटली, स्वीडन और नेदरलैंड पार्टनर कंट्रीज हैं। 5 देश में एक नया ऊर्जा है भारत के साथ व्यापार करने की। हमारे निर्यातकों के लिए ढेर सारे अवसर और भारत में बड़े पैमाने पे निवेश इस 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा से कैटलाइज होगा, एक प्रकार से सीड होगा, उसकी नींव रखी गई है इस यात्रा के दौरान। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के बड़े ही टर्मोइल के वातावरण में, जहां बड़ी अनिश्चितता है पूरे विश्व में, अलग अलग देश युद्ध से घिरे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के वजह से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से विश्व गुजर रहा है। ऐसे में यूरोप और भारत एक प्रकार से मित्र देश, साझेदार, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक बनते हैं एक दूसरे के। कंपटीशन कम, पार्टनरशिप ज्यादा। और ये देश भारत को एक स्थिर शक्ति के रूप में उस नजरिए से देखते हैं। हमने मिस उर्सुला फॉन्डरलैंड, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उनका भाषण सुना। कैसे बड़ी उम्मीद लगा के वो भारत की तरफ देखते हैं, कैसे भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का दर्जा दिया, कैसे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के नेता के रूप में पूरा यूरोप आज देख रहा है। मित्रों, एक विश्व में एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। अब बताइए, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है, या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? देश भली भांति जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना ये मोदी जी की देशभक्ति है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, वो गद्दारी है। क्या विश्व पटल पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाना, उसको हम गद्दारी कहेंगे, या विदेश जाकर
भारत के तिरंगे को तिरस्कार करना उसको गद्दारी मानेंगे? क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी होगी? या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाएगा? मित्रों, ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एब्यूजेस आर द वेपन ऑफ द वीक। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का विश्व पटल पर सम्मान। प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में भी नवाजा गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस के साथ, इस सम्मान से, और नॉर्वे में उनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वहां के किंग हेरल्ड V5.3 से। अब यह बड़ा स्पष्ट है कि 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। अच्छा, इसमें सब प्रकार के देश हैं, विकसित देश भी हैं, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, इसमें दक्षिणी देश है, विकासशील या कम विकसित देश, ब्राजील, नामीबिया, मॉरिशस, कई सारे देश, 12 से अधिक। इसमें कई सारे इस्लामिक स्टेट्स भी हैं जो धर्म के आधार पर अपना देश चलाते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, ऐसे कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। ये दर्शाता है कि पूरे विश्व के नेता के रूप में अगर आज प्रधानमंत्री जी उभरे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी तकलीफ तो होती ही होगी, परंतु ये ईर्ष्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि ये सम्मान देश के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। वो आप और हम सबको वो सम्मान सौंपते हैं, देश को सम्मान सौंपते हैं। इसी विजिट में माननीय प्रधानमंत्री जी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, एग्रीकोला मेडल 2026। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स जिन्होंने भूखमरी को खत्म किया हो, गरीबी को कम किया हो, खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाया हो, ऐसे नेताओं को उन देशों को दिया जाता है। मैं समझता हूं आज भारत के किसानों को यह सम्मान जब प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, ये भारत के अन्नदाता, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, ये भारत के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको जो समर्पित किया गया है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अवार्ड, ये दर्शाता है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो, जब नेतृत्व चिंता करे ग्रामीण विकास की, जब नेतृत्व अपनी G20 की अध्यक्षता में भी किसानों और मछुआरों की बात रखे, जब नेतृत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में
हमारे किसानों, हमारे मछुआरों, हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखे। मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में जो करार हुए, समझौते हुए, उसकी बात उन्होंने बताई। यूएई से एलपीजी की आपूर्ति को लेकर करार हुआ, उन्होंने बताया और ये कहा कि आश्वासन देते हुए कहा कि हमारा प्रयास है हर घर को एलपीजी मिलती रहे। $5 मिलियन का निवेश आएगा। एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में करार हुए हैं, इसकी बात उन्होंने की। फिर राहुल गांधी पर उन्होंने जो बोला कि राहुल गांधी गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, जब उन्होंने कहा गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं और बार बार उनको जनता ठुकरा रही है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। हार से हताश हो गए हैं राहुल गांधी। जी सर, राहुल गांधी पर पीयूष गोयल जी। राहुल गांधी जी पर जो बोल रहे हैं, हम लोग भी बार बार इस बात की चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को गद्दार कहना या उस तरह की बात करना, अब वो हताशा है या उनको, एक मित्र ने बताया, बताऊँ आपको जानकारी, जो कांग्रेस के सीनियर लोगों में से हैं और वो राहुल जी के, तो अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने कमेंट कि जो आप बोल रहे थे वो शायद मैं उस समय चर्चा करना चाहता था जब आपने कहा कि वो तालियां बजती है उसको देखकर राहुल जी कहते हैं। ये भी बात ठीक होगी, लेकिन उन मित्र ने मुझे बताया कि नहीं, वो ताली वाली तो चलती रहती है। उनकी जो टीम है 8-10 लोगों की कोर टीम राहुल जी की, वो जो उनके साथ ही रहती है, जब राहुल जी मंच से उतरते हैं तो कहते हैं यू ब्लास्ट दिस थिंग। कमाल कर दिया, कमाल हो गया सर। और अब जो है खेल होने वाला है, तो ये पूरी टीम का एक वो एक्सरसाइज होती रहती है। इसलिए केवल जनता को आप मत जिम्मेदार बैठाइए, उनकी टीम अपनी है, उनकी अपनी टीम है और उनको भरोसा है कि इस तरह से हो रहा है। इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे कि वो हॉर्मूज और ऑयल और संविधान और ये सब क्या रहनी में ये। अब पीयूष जी तो अपनी तरह से बोल सकते हैं क्योंकि वो सरकार में हैं, बीजेपी के मंत्री या नेता हैं, तो राहुल जी पर बोल भी सकते। एक बयान लेकिन आप सुनिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया और प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर, विदेश यात्रा में जब वो थे तब आया, उनके जाने पर भी उन्होंने कमेंट किया, उनके मेलोडी वाले मूवमेंट पे भी कमेंट किया। पूरा विपक्ष कर रहा है ये, अखिलेश जी, उसमें राहुल गांधी अकेले नहीं है। लेकिन एक भारत के बहुत सीनियर लीडर शरद पवार जी, एनसीपी शरद पवार पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और उनके समर्थन में आए वो, और उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा की बात जब आती है तो इस पर राजनीतिक मतभेद नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय सम्मान सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, काही राजकीय विचाराच्या संबंधी आमची त्यांची भूमिका ही वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे येते तिथं राजकीय मंत्री हे करायचे नाही। देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का जहां सवाल हो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा को कोई ठेस लगे, ये शरद पवार कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये बात है कि जो बात शरद पवार जी को समझ में आ रही है, वो भी ऑपोजिशन के नेता हैं, वो राहुल जी को समझ में क्यों नहीं आती सर? देखिए, शरद पवार कुछ भी अनायास नहीं कहते, नहीं करते, लेकिन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं जो हमारे समय में मौजूद हैं, और उनकी ये बात जरूर गौर करने वाली है कि आपके राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, मुद्दों पर आलोचना करिए, विरोध करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन मुद्दों को या विरोधों को मनभेद तक ले जाना और सार्वजनिक जीवन की भाषा की मर्यादा उसको ताक पर रख करके इस तरह की टिप्पणियां करना, जो वो भी उस समय जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर है। Exactly. तो कुल मिलाकर के राजनीति में न्यूनतम शिष्टाचार, गरिमा, मर्यादा मेंटेन करने की पहली बार नहीं किया उन्होंने। जब कई बार राहुल गांधी बोल रहे थे तो उसके बाद तस्वीरें आ गई उनके, अक्सर किया उन्होंने, ऐसे मौकों पर अक्सर किया है। नहीं, लेकिन ये सर आप लोग पता नहीं क्यों ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री पद का सम्मान राहुल गांधी के मन में नहीं है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं अगर गलत होऊंगा तो दुरुस्त कीजिएगा विजय जी, वो अमेरिका में थे जब प्रतीकात्मक तौर पर उनके कैबिनेट के अध्यादेश को उन्होंने खारिज कर दिया था, तो तब तो पीएम अमेरिका में थे ना मनमोहन सिंह जी। तो राहुल गांधी दरअसल देश के किसी पद का सम्मान नहीं करते, उनको लगता है मैं हूं ना,
मेरे ना आगे कोई न पीछे कोई। और जो बार बार वो बोलते हैं कि भाई मैंने बरसों से देखा है, मैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ हूं, तो उनको लगता है कि सब उनके सामने जैसे झुके रहते हैं तो देश भी उनके सामने झुका रहे। अब देश झुक नहीं रहा है, उनको वोट नहीं दे रहा है, तो वो देश को उल्टी सीधी बात करते हैं। तो इसमें कोई बहुत देश और प्रधानमंत्री, इस देश का लोकतंत्र उसको अपमानित ही करते हैं। राहुल गांधी जी की एक इच्छा पूरी हो गई आज। राहुल गांधी जी की बड़े अरसे से ये इच्छा थी कि तमिलनाडु की सरकार में हमें जगह मिले। आज तमिलनाडु में विजय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें 59 साल के बाद, 60 ही कह लीजिए, 60 साल के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस किसी सरकार का हिस्सा है। 60 साल। आजादी को कितने साल हुए हैं अभी? 80 साल हुए होंगे। 80 साल होने वाले हैं। तमिलनाडु में आखिरी सरकार कांग्रेस की 67 में थी जी, भक्त वत्सलम के टाइम में। वही तो हाँ, भक्त वत्सलम जी की सरकार, भक्त वत्सलम की, उसमें थे वो। अब 60 साल के बाद कांग्रेस के 2 मंत्री बनाए गए। वो 57 का जिक्र राजकुमार जी कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार। 2 मंत्री जो हैं वो बना दिए गए हैं कांग्रेस के। वीसीके के भी 2 मंत्री हैं, 2 में से 1 मंत्री बनाया जाएगा विधायकों में से। और बाकी तो उनके अपने सबसे ज्यादा मंत्री उनके खुद ही के ही हैं। उनके पास अपने तो 108 थे ही। 3 जगह भी खाली हैं, 33 मंत्री हो गए, 35 हो सकते हैं। एक IUML के लिए वीसीके का है और एक IUML के लिए छोड़ा हुआ है। तो मतलब कांग्रेस का कोटा तो पूरा हो गया है। सवाल ये तो लेकिन आप दिलचस्प ये है कि इस बीच में कांग्रेस कई बार तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रही, बट सरकार में सत्ता में हिस्सा कोई लेता नहीं था। डीएमके ने इनको कभी सरकार में सारा झगड़ा तो और उसी नाराजगी के चलते चुनाव से पहले भी कांग्रेस डीएमके को डंप करके टीवी के साथ समझौता करना चाहती है। अब आप देखिए, अब ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन कहती है ना जब स्टेट गिनाती है, हम इतनी स्टेट में सरकार में एनडीए, तो आंध्र प्रदेश को गिनाती है। तो तमिलनाडु को आपको कांग्रेस के खाते में जोड़ना पड़ेगा। अब आप पूरा दक्षिण भारत देखिए, 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में। ये गौर करने लायक बात है। बिल्कुल दक्षिण भारत के देखिए, केरल, प्रभाकरन जी, तेलंगाना और तमिलनाडु। आज आपने प्रभाकरन जी का जिक्र नहीं किया, प्रभाकरन का जिक्र नहीं किया। श्रद्धांजलि के बाद हुआ ये मंत्रिमंडल। हाँ, कह लीजिए ना, प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी उन्होंने परसों, विजय ने। कल आप नहीं थे प्रोग्राम में, विजय ने प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी है। और आज राहुल गांधी के विधायक शपथ ले रहे हैं उनके साथ। एक कहावत है ना, देखें आगे आगे होता है क्या। तो दोनों राज्यों में, केरल और तमिलनाडु, दोनों पर नजर रखिए आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। थोड़ा बताइए। एक एजेंडा जिसे हम कहते हैं, अब आप प्रभाकरन को यदि आप जिसे कहते हैं महामानव मान करके उनको श्रद्धांजलि दे करके यदि आप सरकार की शुरुआत करते हैं, तो बताने के लिए आवश्यक नहीं है। अब उसमें से कुछ और लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं, उनकी डॉटर को लेकर के। AIADMK नहीं होगी इसमें, ये क्लियर हो गया। हाँ, वरना बाकी लोग मंत्री बीसीके वगैरह ने साफ कह दिया था कि हम नहीं आए, ज्वाइन करेंगे अगर आप नहीं आए। दूसरी बात, बेशक आप कांग्रेस पार्टी के खाते में ये डाल लीजिए, लेकिन सच्चाई क्या है कि कांग्रेस एक सरकार में 2 जगह तो है। एक तो केरला के अंदर है और यहाँ पर है। सर केरल में तो सरकार है उनकी, केरल की में उनकी सरकार है। मैंने कहा ना, केरल में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है। ये जो है ना, जैसे दया कृपा पर कुछ निकाल करके दे दिया जाता है। इनके बिना बहुत मुश्किल था सरकार। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। उसकी तुलना आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं की जा सकती है। इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में साथ खड़ी है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम वहां से आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन के तौर पर, एक बहुत मजबूत गठबंधन के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, ये गठबंधन के हिस्से नहीं थे, एक एंट्री मारा है, गठबंधन तोड़ करके एंट्री मारा है। तो दोनों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती है। बट साउथ में, सदर्न स्टेट्स में कांग्रेस का पूरा पकड़ हो गई। नहीं, सिर्फ आज नहीं है, आप देखिए 77 में जब कांग्रेस नॉर्थ तो बिल्कुल साफ हो गई। तो आंध्र प्रदेश में उस समय आंध्र में, अब आपको अगले एक राज्य ऐसा है, एक राज्य और ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीता, लेकिन वहां भी वो सरकार में नहीं आ पाई, जैसे तमिलनाडु में। वो कश्मीर है। उमर अब्दुल्ला को ये हिस्सा थे, यूपी कहते पता नहीं मुझे, गठबंधन कह लीजिए। ये 2024 में इलेक्शन हुआ था, कुछ अलग नाम दिया था उन्होंने जम्मू कश्मीर गठबंधन। उमर अब्दुल्ला को अपने दम पे मेजॉरिटी मिल गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दम पे मेजॉरिटी मिल गई, इनकी जरूरत नहीं रह गई। ये सरकार में शामिल नहीं हुए किसी बहाने, कोई आरोप को लेकर के कि स्टेटहुड की बात है या कुछ है, तो इन्होंने कहा कि हम अभी शामिल नहीं होंगे।
उमर अब्दुल्ला भूल ही गए, इनको शामिल किया ही नहीं। अब आज की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां दबाव बना रही है अपने नेतृत्व पर कि ये गठबंधन तोड़ दीजिए, हमें उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते, स्टेटहुड की बात नहीं करते। तो क्या जैसे ममता छूटी, डीएमके छूटा, अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी छूटेगी, नए साथियों की तलाश में है राहुल गांधी जी। त्रिपाठी जी एक लाइन जोड़ दूं, कांग्रेस पार्टी एक समय धमकी के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फोर्स किया था कि आप हमारे साथ अलायंस में आपको आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मिसेस गांधी के समय। और आज ये नौबत है जी त्रिपाठी जी। नहीं, नौबत तो बड़ी स्पष्ट दिख रही है और ठीक है कि कर्नाटक, तेलंगाना और केरलम 3 जगह कांग्रेस की सरकार है और ठीक ठाक सरकार है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है कि उसका जो दक्षिण का प्रवेश द्वार था, दक्षिण के दुर्ग का, कर्नाटक में भी कांग्रेस है, तेलंगाना जहां उसकी बहुत उम्मीद दिख रही थी वहां भी, और केरलम में जहां संघ सबसे मजबूत है वहां भी सरकार है। तमिलनाडु में एकदम फिनोमिना बदला, एक तरह से एक समय में लगा, हम सबको लग रहा था कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन अब आगे थोड़ा चलेगा तो समझ में आएगा, कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन इस सब से संदेश क्या गया? अभी तक कांग्रेस कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ नहीं रहती है, देखिए छोड़ देती है, वो अलग अलग उदाहरण लाते थे, हालांकि वो उदाहरण बहुत टिकते नहीं थे। अब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप और अच्छे से आएगा, सत्ता दिखी नहीं कि सब भूल गए। इसको आप, ये ठीक है कि कोई कह सकता है भाई ये अधिकार है राजनीति में, है, सबको है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी था, लेकिन 5 विधायक लेके आप सत्ता में शामिल हो गए, सत्ता का हिस्सा बन गए, और उस कैंपेन में भी आप नहीं थे। आप अगर डीएमके के साथ होते तो 5 नहीं 2 विधायक आते तो भी आपकी सत्ता की हिस्सेदारी होती। तो एक तो ये भी बात कही। जहां तक रही जम्मू कश्मीर की बात, उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से पता है कि राजनीति क्या करती है। उनको अभी पता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार दूर दूर तक आती हुई नहीं दिख रही है, तो जो पूरा का पूरा पैकेज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कुछ उगाता नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, और जो टूरिज्म भी चलता है वो इसीलिए चलता है क्योंकि शांति हो गई 2019 के बाद, 370 जब से हटा तब से और ज्यादा टूरिज्म बढ़ा। तो वो अपने, एक तरह से कहें कि अपना भला और अपनी राजनीति के साथ राज्य का भला वो देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक ये तो आपको लगता है कि ये साथ छूटेगा? नहीं, छूटा हुआ है। मैं तो ये मानता ही नहीं कि वहां वो दोनों साथ हैं भाई। ठीक है, ये तो एक दर्शक की तरह चले गए थे, भाई बहन पहुंच गए वहां देखने के लिए कि उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण लेंगे, तो देख लिया उन्होंने। उमर अब्दुल्ला ने कभी कांग्रेस को वहां अपना हिस्सा नहीं माना। एक अजब फिनोमिना हुआ है हमारे देश में, उसकी बात भी करनी पड़ेगी। कल हो सकता है आप सबको उसके बारे में पता भी चल गया हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो हैं बेरोजगार लोग, जिनकी जो ठीक से पढ़े भी नहीं हैं और कुछ हैं, वो कुछ कर लेते हैं, फिर वो फर्जी याचिकाएं लगाते हैं, फर्जी डिग्री ले लेते हैं, ऐसा उन्होंने को दिया। उनके लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं इन जनरल बेरोजगार लोगों के लिए बात नहीं कह रहा था, मैंने कुछ एक तबके के लिए कहा था। एनीवे, एक आदमी ने इस बात को पकड़ लिया और उसने एक ट्विटर पर एक हैंडल क्रिएट कर दिया, पार्टी बना, एक पार्टी कह लीजिए आप, उसका नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी के करोड़ों फॉलोअर हो गए, करोड़ों, कुछ दिनों में। ये बनाने वाला व्यक्ति है अभिजीत दीपके, ये पुणे के रहने वाले हैं, अभी इस वक्त अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका से इस पार्टी हैंडल को ये जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ये आदमी पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल नहीं है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और उनके चुनावी कैंपेन का काम कर चुके हैं और अब कॉकरोच पार्टी के जरिए वो जेन जी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, वो भी इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने और ऑपोजिशन के लीडर्स ने इस ट्विटर हैंडल को फॉलो भी कर लिया है। लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े बड़े नेताओं के सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स होते हैं उससे ज्यादा हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर तो शायद 1 करोड़ से ज्यादा, कांग्रेस 10 मिलियन प्लस हो गया, 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़, मतलब 3 दिन, 1.25 करोड़ के आसपास है। 3 दिन में। सर क्या है ये फिनोमेना, इसमें क्या पढ़ते हैं आप? मैं बेचैनी पढ़ता हूँ और इसको सीरियस नोट पे लेने की बात है। मतलब इसको, इसलिए मैंने आपसे पूछा, चीफ जस्टिस की बात को छोड़ दें, यदि 1 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर है उसमें से 90% लोग यूथ है ना, मतलब जो खासतौर से इंस्टाग्राम और उस पर कर रहे हैं, और जो 1 करोड़ लोगों ने एक दिन में, ये 3 दिन हुए कुल मिलाकर, उसमें दिया है, और वो यदि इसके सपोर्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको जो हमारी जो यंगर जनरेशन है उसकी बेचैनी को समझना चाहिए।
ये उसका serious संकेत है ये। उसका संकेत है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार बदल जाएगी और कुछ सत्ता पलटने वाली है। हाँ, लेकिन हमारी आंखों के सामने घंटों घंटों में लाखों फॉलोवर बढ़ रहे थे। इसमें कोई बात नहीं है सर, बहुत क्विकली प्लीज। सौरभ, कई ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्थक भी हैं, कट्टर समर्थक। ऐसे घरों से भी मैंने देखा कि उनको बहुत नाराजगी थी इस बात के लिए कि हम बेरोजगारी हैं, हमारी बेरोजगारी के प्रति आप सेंसिटिव ना हो करके आप हमको कॉकरोच की कैटेगरी में डाल दिया। चीफ जस्टिस का संदर्भ चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन अच्छे मैं मान रहा हूँ, बेनेटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक मेरी स्टूडेंट नाराजगी थी लोगों, उसने कहा अब तो देखिए ना, हमको भी कॉकरोच घोषित कर दिया। क्या ये बेचैनी है वाकई कोई यूथ की, जैसे हम? नहीं, कोई बेचैनी नहीं है। हम नहीं देख रहे इसको। कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट है इस सरकार को हटाकर, और ये इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी, ये कोई सीरियस एफर्ट हो सकता है भारत के लोकतंत्र में युवाओं को अपने साथ लेकर चलने का? गुस्से में कोई कह सकता है मैं कॉकरोच हूं। कॉकरोच देखेगा आप क्या करते हैं, चप्पल उठा पट्टे से मार देते हैं, पेपर पढ़ा हुआ पट्टे से मार देते हैं। इतनी ही हैसियत होती है कॉकरोच की। और कॉकरोच दुनिया की बीमारी जुड़ रहे हैं। ये लोग कौन है? 1 करोड़ लोग जो जुड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता, नहीं, अभी मैंने चेक किया 13 पॉइंट समथिंग मिलियन हो गया। यानी जो 1 करोड़ था इंस्टा पे, 1 करोड़ 30 के ऊपर हो गया। वो वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो खड़े हैं, वही लोग हैं जो सोशल मीडिया तक हैं, या सचमुच कोई चेंज चाह रहे हैं? जो मैंने इनका बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड रह चुका है और वो वहां यही काम करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसी चीजें क्लिक करती हैं। हमारा जो ये नौजवान है ना, यूथ है, ऐसी चीजें, लेकिन कितनी देर, 24 आवर, 48 आवर, थोड़ा और अंदर जाकर के इसमें खबर निकालने की कोशिश करेंगे। आज समय सर इतना ही है। इसलिए करता है ना क्योंकि बेचैनी है कहीं। सौरभ, 10 सेकंड, सरकार से ज्यादा ये चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो लोगों का। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, राजकुमार जी का, विजय जी का, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद सर आपका।